देखो, उस दिन हम लोग यकृत के बारे में अध्ययन किए थे, अमाशय के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो है अमाशय के और आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं अमाशय के आगे। तो अमाशय की यदि हम लोग आगे चलते हैं तो भोजन हमारा पहुंचता है ग्रहणी में। ग्रहणी में भोजन पहुंचता है। ग्रहणी है क्या? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। अगर पूछा जाए ग्रहणी क्या है तो हम बताएंगे ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत कहने में छोटी होती है, लेकिन जानते रहना लंबाई में सबसे बड़ी होती है। पूरे पाचन तंत्र की सबसे बड़ी जो नली होती है वो होती है छोटी आंत, जिसे अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्यूडिनम के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ड्यूडिनम कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है ये जो होता है इसे जुजिनम के नाम से जानते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंत के हम लोग 3 भाग जाने, एक एक पार्ट देख लेते हैं छोटी आंत के। तो पहले छोटी आंत के हम लोग किस पार्ट को देखते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रहणी की। ग्रहणी क्या है? तो ग्रहणी जानते रहना, ग्रहणी में भोजन को जो यहाँ से भोजन आ रहा है ये अम्लीय माध्यम में होता है, जिसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे उदासीन कर दिया जाता है। अब उदासीन कैसे करते हैं? अमाशय से आने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो अम्लीय माध्यम में होता है, ये पित्त रस, ये जो छोटा सा हरे रंग का दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, और जो ये पित्त रस निकल रहा है जानते रहना ये क्षारीय माध्यम में होता है। और यहाँ से थोड़ा सा एक बूंद पित्त रस जो है यहाँ ग्रहणी में आकर स्रावित होता है। अब जो वो क्षारीय माध्यम में होता है, जैसे मान लो ये NaOH है तो ये क्षारीय माध्यम में है। तो जब क्षारीय माध्यम में होता है तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये भोजन जो होता है ये उदासीन कर दिया जाता है। कैसे? जैसे ये पहला वाला तत्व है, इस पे प्लस है, दूसरे माइनस है, इस पे प्लस, और OH पे क्या हो जाएगा? माइनस। जानते रहना प्लस कबहू प्लस से नहीं मिलते हैं, तो प्लस मिलेगा हमेशा माइनस से। ठीक है ना? और जानते रहना ये दो, यहाँ पे OH है और ये H, तो माने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं जल। और Na जानते रहना मिल जाता है Cl से, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे बन गया NaCl, जिससे भोजन जो होता है ये लवण और जल का निर्माण हो गया। और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, जिससे यहाँ पे भोजन उदासीन हो जाता है। अब एक बाद भोजन ये छोटी आंत में जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी, अर्थात आंत को कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगी। यदि हम लोग बात कर लें इस ग्रहणी की लंबाई की बात कर लें, ग्रहणी कितना लंबा होता है, तो याद रखना ग्रहणी की लंबाई जानते हैं ना 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, यह 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद अगर हम लोग कोई पूछे कि ग्रहणी में कितने देर तक भोजन रहता है, तो हम लोग समय की बात कर लें, भोजन कितना समय तक रहता है, तो यहाँ पर भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। भोजन काहे घंटे इतने समय तक रहता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिया होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे भोजन को जो अम्लीय है उसको क्षारीय माध्यम में बदलना है, यहाँ से जो पित्त रस निकल रहा है उसको आपस में मिक्स करना है, साथ साथ यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं अग्न्याशय कहते हैं। और अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयिक रस जो होता है, जिसे हम लोग पाचक रस कहते हैं, उसको भी यहीं पर मिलाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे यहाँ पे ज्यादा समय लगता है। यदि हम लोग ग्रहणी की बात कर ले, सबसे यहाँ पे जानते रहना पूछा जाए कि बताओ Fe लौह माने लौह तत्व। जैसे हम लोग बैगन खाते हैं, बैगन में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे
फल या सब्जियां जिसको काटने पर और रख दिया जाए तो वो हल्का सा ग्रीन हो जाए या काला होने लगे, तो उसमें लौह पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ज्यादा अगर लौह हो जाएगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए देखो बैगन हो गया, कद्दू हो गया, इन सबको काटने के बाद तुरंत पानी में डाल दिया जाता है। आप अमरूद को काटते हो, काटने के बाद देखो वो काले रंग में बदलने लगता है ना, क्यों? क्योंकि इसमें लौह तत्वों की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जानते रहना, अगर पूछा जाए लौह तत्व का अवशोषण किस स्थान पे होता है, तो हम बताएंगे लौह तत्व का अवशोषण ग्रहणी में होता है। कहां होता है? ग्रहणी में होता है। इसके बाद कुछ और भी चीजें हम लोग देखते हैं किसके? ग्रहणी के बारे में। आ जाओ, तो यहां पे देखो ग्रहणी जो है, ग्रहणी के यदि हम अवशोषण की बात कर ले, ग्रहणी से किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है, तो जानते रहना ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण होता है। यहां पर जानते रहना वसा का अवशोषण होता है। मैंने कहा यहां पर तत्वों का अवशोषण होता है, जैसे मैंने बात किया था आयरन का अवशोषण होता है। ठीक है, खनिज तत्वों का अवशोषण होता है। और इन सब से यहां पर क्या होता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर ग्रहणी से ये पतली पतली ऐसे नसें लगी होती हैं, और ये जो नसें दिख रही हैं ये एक झिल्ली से लगी होती हैं, और उसी झिल्ली से सटी हुई ये जाती रहती हैं, और ये सब पहुंचता है यकृत में। कहां पहुंचता है? यकृत में पहुंचता है, जिससे भोज्य पदार्थों का पाचन होना और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलने की क्रिया, ये सब का काम करता है हमारा यकृत, हमारा लीवर करता है। ठीक है, इसके बाद ग्रहणी से आने वाले हम लोग थोड़ा सा अग्न्याशय के बारे में देख लें। अग्न्याशय जानते रहना, अग्न्याशय के बारे में अगर कोई पूछे तो अग्न्याशय को अंग्रेजी में पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। अग्न्याशय जो है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कोई पूछे तो हम बताएंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अग्न्याशय होता है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है कौन होता है? अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय जो होता है ग्रहणी से पत्ती के आकार की संरचना लगी होती है, और अग्न्याशय से जानते रहना अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है। अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और एक चीज मैंने बताया, जब यहाँ पर भोजन अम्लीय माध्यम से उदासीन होता है तो होता क्या है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, जानते रहना यानी सोडियम और पोटेशियम, इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। अगर इनकी मात्रा कम होती है तो होता क्या है? भोजन अम्लीय माध्यम में आंतों में जाने लगता है, और जब आंतों में जाने लगता है तो व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होती है, और जब असहनीय पीड़ा होती है तो वो जाता है, जब डॉक्टर के यहाँ एडमिट होता है तो डॉक्टर एक जांच करवाता है। वो जांच कौन सी होती है? वो जांच जानते हैं, उस जांच का नाम ही होता है सोडियम और पोटेशियम जांच। ठीक है, इसे हम लोग जो है सोडियम पोटेशियम जांच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अग्न्याशय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अग्न्याशय क्यों इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्न्याशय के बारे में जो बताया था, सबसे ज्यादा अध्ययन किया था, उसका नाम था लैंगरहैंस। उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इसलिए अग्न्याशय को जानते रहना लैंगरहैंस की द्वीपिका या द्वीपिकाएं भी कहते हैं। अगर कोई पूछे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है अग्न्याशय को कहा जाता है। अगर पूछा जाए अग्न्याशय कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हम बताएंगे अग्न्याशय 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये पहली कोशिका को मैंने बताया था क्या होता है? अल्फा कोशिका होता है। दूसरी कोशिका को भैया कहते हैं बीटा कोशिका कहा जाता है। दूसरी कोशिका को बीटा कोशिका कहते हैं। ठीक है, बीटा कोशिका कहते हैं। और तीसरी कोशिका को जो है गामा कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अल्फा कोशिका होती है, इस अल्फा कोशिका से जानते रहना ग्लूकेगान
ग्लूकेगान नामक ये सारे हार्मोन्स होते हैं, जानते रहना। ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जिसका स्राव होता है, और ये क्या करता है जानते रहना, ये हमारे शरीर में, जब व्यक्ति के शरीर में रुधिर में, हम कहते हैं रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है उस समय जो अल्फा कोशिका होती है ग्लूकेगान का स्राव करती है, और जब ये ग्लूकेगान का स्राव करती है तो उस समय हमारा लीवर जो है अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में क्या करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने लगता है, ग्लूकोज का निर्माण करने लगता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीटा कोशिका से, तो बीटा कोशिका से जानते रहना इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये जो इंसुलिन होता है ये क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा हार्मोन्स है जो क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। यदि किसी भी व्यक्ति के रुधिर में, किसी भी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो होता क्या है, वो किडनियों के माध्यम से, वृक्क के माध्यम से वो फिल्टर होने लगता है और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर जाने लगता है। तो वहां पर व्यक्ति, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर का एक मुख्य पोषक तत्व है, इसलिए उसे एक रोग कहते हैं, और उस रोग को जानते रहना क्या कहा जाता है, उसे डायबिटीज कहते हैं। गांव में उसे डायबिटीज कहा जाता है, और जानते रहना इसे शुगर भी कहा जाता है। तो अगर शुगर रोग हो रहा है इसका मतलब उनके बॉडी से इंसुलिन का स्राव नहीं हो रहा है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो जिसके कारण हमारे शरीर में डायबिटीज रोग होते हैं, डायबिटीज रोग। तो डायबिटीज रोग की बात कर ले तो डायबिटीज रोग जानते रहना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IDDM और दूसरा होता है NIDDM। ठीक है, इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो ये क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके शरीर में जो है इंसुलिन की कमी होने लगती है, और जब इंसुलिन की कमी होने लगती है तो उसका पर डे इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन दिया जाता है। अगर इंसुलिन नहीं दिया जाता है तो उसमें जो है डायबिटीज़ के कारण उसके शरीर में बहुत सारे रोग होने लगते हैं। ठीक है, और ये जो होता है NIDDM, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये नॉन माने नहीं होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, यह इंसुलिन पर निर्भर नहीं होता। जब एक का जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार एक का इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ग्रहणी के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग छोटी आंतों में पहुंचते हैं। ग्रहणी जो है, ग्रहणी के जो इसकी दीवारें होती हैं, इनकी दीवारों पर छोटे छोटे रसांकुर लगे होते हैं। जितनी भी छोटी आंतें होती हैं, सभी छोटी आंतों की दीवारों पे छोटे छोटे, इस तरह जैसे तौलिए के ऊपर छोटे छोटे रोएटे होते हैं, उस प्रकार अंगुली के समान संरचना होती है जिसे रसांकुर कहते हैं, और इसे जो है अंग्रेजी में विलाई के नाम से जाना जाता है। ये विलाई कहा जाता है जिसे रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर होते क्या हैं, ये जो भोज्य पदार्थ होता है, जो भी हम लोग खाते हैं उनका अवशोषण करते हैं, और इनका अवशोषण कर कर इसे लीवर में भेज देते हैं। तो जानते रहना रसांकुर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो करता है वो रसांकुर करता है। एक बाद ग्रहणी के बाद अगर हम लोग आगे चले तो ये जो छोटा, ये जो दिख रहा है आपका अत्यधिक कुंडलित भाग जो दिख रहा है, ये इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसे जानते रहना क्या कहते हैं, इसे जूजिनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जूजिनम कहते हैं। तो ये हो गया ड्यूडिनम, इसे हम लोग जूजिनम कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी छोटी आंत का दूसरा भाग है। छोटी आंत का कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। यदि हम लोग बात करें इसके लंबाई की बात कर लें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना इसकी लंबाई लगभग 11.5 फुट होती है। याद रखना इसकी लंबाई 11.5 फुट होती है, और इसमें जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उन सब का जल का अवशोषण यहाँ पे होता है। और साथ साथ अगर मुख्य बात किया जाए, मुख्य पदार्थ कौन से पदार्थ का अवशोषण होता है, तो जानते रहना जो
फॉलिक एसिड होता है, ठीक है ना, उन सब का भी अवशोषण यहीं पर होता है। कहाँ पर? ज्यूजिनम में। और साथ साथ और क्या है जानते रहना, इसे यहां पर विटामिन डी का, याद रखना, विटामिन डी का भी अवशोषण होता है। अच्छा, विटामिन डी आप लोग सुनोगे, विटामिन डी सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है ना। तो सूर्य के प्रकाश से कैसे विटामिन डी मिलता है? जब सूर्य का प्रकाश हम लोग की बॉडी पे पड़ता है तो हम लोग की जो आंतें होती हैं ये क्या करती है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो विटामिन डी होता है उसका अवशोषण कर लेती है, ठीक है। और सबसे मुख्य चीज, मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, ये जो छोटी आंत देख रहे हो, मतलब ये दूसरा वाला जो भाग देख रहे हो, ये सभी भोज्य पदार्थ का अवशोषण तो कर लेता है, लेकिन जो वसा होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वसा की बात कर रहा हूं। तो वसा का जानते रहना, फैट जिसे कहते हैं, वसा का अवशोषण आंतें नहीं कर पाती हैं। अच्छा, नहीं कर पाती का कारण समझो। आप देखिए होगी, आप पर डे तेल वोल लगाते हो, जब हम लोग तेल लगाते हैं तो तेल लगा रहता है, जाते हाथ धुलते हैं फिर वैसे हो जाता है। अगर ये तेल हम लोग की बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या हो, हम लोग एक दिन तेल लगाए 2-3 दिन चले, लेकिन ठंडिया में देखो पूरा हथुआ जो है रूखा हो जाता है। और जब हम लोग तेल लगाते हैं तो फिर उसके बाद धुलते हैं भैया, तो जैसे पहले खौरान रहते हैं वैसे फिर खौरा जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिए जानते रहना, जो वसा का अवशोषण नहीं कर पाता है। और जानते रहना, इन आंतों से लगा होता है एक लसिका, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जो लसिका होता है जिसे अंग्रेजी में लिम्फ कहते हैं, लिम्फ ही एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, आंतों से वसा का अवशोषण करता है, ठीक है। इसमें एक चीज और हम लोग जान लें, जो ये ग्रहणी होती है, ग्रहणी से कोलेस्ट्रॉल भी बनता है, माने कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण किया जाता है, स्राव किया जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल भी हम लोग के शरीर के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जो लाभदायक होता है और एक होता है जो हानिकारक होता है, ठीक है। एक को कहते हैं देखो, एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है जिसे कहते हैं HDL। HDL का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इसे कहा जाता है हाई डेंसिटी, और यल का मतलब होता है लिपोप्रोटीन। वैसे हम लोग नॉर्मली भाषा में लाइपोप्रोटीन कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिपोप्रोटीन लिखा रहता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन देख रहे हो, ये हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होता है। काहे हानिकारक होता है? ये हम लोग की खून की नसों के किनारे जम जाते हैं, जिससे खून की नसों को कठोर बना देते हैं, और जब कठोर बना देते हैं वहां से जब रुधिर गुजरता है तो नसें फट जाती हैं, जिससे व्यक्ति को स्ट्रोक आता है। कहते नहीं कि उनकी दिमाग की नस फट गई है ना, तो वही होता है स्ट्रोक। ये होता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। लेकिन ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। इसकी मात्रा तब बढ़ती है जब शरीर का मोटापा बढ़ता है। तो शरीर का जब मोटापा बढ़ता है तभी व्यक्ति को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर भोजन पहुंचा, इसमें इसके बाद अगला पार्ट आता है, जानते रहना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो इधर ये बड़ी आंत से जाकर जुड़ता है, इस भाग को जानते रहना इलियम कहते हैं। इसे इलियम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये इलियम क्या है देखेंगे अगर हम लोग, तो इलियम छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है। इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग जो है 8.5 फुट की होती है, ठीक है, लगभग 8.5 फुट की होती है। और ये सबसे आखिरी सबसे छोटा भाग होता है, जहां पर जानते रहना विटामिन B12
ठीक है, विटामिन B12 का अवशोषण होता है यहाँ पर। इसके बाद जो भोजन होता है ये पहुँचता है हमारा बड़ी आंत में। जब भोजन हमारा बड़ी आंत में पहुँचता है तो जानते रहना यहाँ भोजन बड़ी आंत में, अगर हम लोग अब आ जाओ पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या है तो जानते रहना, सबसे पहले बड़ी आंत की लंबाई की बात कर लें तो बड़ी आंत की लंबाई जानते रहना 1.5 मीटर होती है। कितना मीटर होती है? 1.5 मीटर होती है। और जबकि जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत की लंबाई कितनी थी? ये लगभग 5.5 से ये 6 मीटर की होती है बड़ी आंत और छोटी आंत। और बड़ी आंत कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर की होती है। बड़ी आंतें, हम लोग की बड़ी आंतें पहले बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन तब बड़ी हुआ करती थी जब हम लोग मांसाहारी थे। मांसाहारी थे तो होता क्या था, लोग कच्चे मांस खाते थे और कच्चे मांस में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती थी तो वो हमारे शरीर में पचता नहीं था, इसलिए हमारी बड़ी आंतें क्या होती थी? काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन समस्या क्या हुई कि जब हम लोग भोजन को पका के खाने लगे उस समय हमारी आंतें धीरे धीरे छोटी हो गई। जब हमारी आंतें छोटी होने लगी तो जो ये बड़ी आंत है, इसका जो आखिरी भाग ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये छोटा सा एकदम पतला सा रह गया। और ये दिखता कैसे है? ये जैसे एक उंगली के समान दिखाई देता है, ठीक है। इसे हम लोग जो है अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपेंडिक्स कहते हैं जो है। अपेंडिक्स होता क्या है? अगर क्या कहा जाए कि क्या सबको अपेंडिक्स है तो हम लोग बताएंगे हाँ, अपेंडिक्स जो होता है ये सबके शरीर में पाया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जब कोई व्यक्ति पानी वानी कम पीता है तो भोजन का होता है यही पड़ा रहता है, और भोजन पड़े रहने के कारण कुछ भोजन के पार्टिकल्स, कुछ भोजन के कण इस वाले भाग में चले जाते हैं, जबकि इसका कोई कार्य नहीं है। और जब भोजन इसके अंदर चला जाता है तो होता क्या है कि वहां पर भोजन के पार्टिकल्स अंदर तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण ये सड़ने लगता है और पक जाता है, और पक जाता है तो वही दर्द होने लगता है, जिसे लोग कहते हैं कि हमें अपेंडिक्स हो गया है। फिर डॉक्टर क्या करता है? चीरा लगाकर इसे यहाँ से काट कर, इसके बाद जो है यहाँ से इसको कट करके इसे हटा देता है, इसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बाद भोजन पहुंचता है क्या? बड़ी आंतों में। बड़ी आंतों में जानते रहना उन्हीं भोज्य पदार्थ का पाचन व अवशोषण होता है, जिसका पाचन अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता है। सामान्यतः जैसे कई मांस खा लिया, कच्चे अनाज खा लिया, इन सब का पाचन बड़ी आंत में होता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण भी होता है, ठीक है। इसके बाद बड़ी आंत के पश्चात भोजन पहुंचता है रेक्टम में और यहाँ पे मलाशय में, जिसके द्वारा भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर आज हमने पूरा जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया है।